नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली पीसीएस पर। आज देखिए हम लोग यूपी स्पेशल की जो हमारी पेपर 5 की सीरीज चल रही है, ये उसमें हमारा अगला वीडियो है। यूनिट 11 इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं। तो आपको कैसा लग रहा है ये सब बताइए। सीरीज़ में बहुत मेहनत होती है, एक एक चीज कंटेंट को बनाना पड़ता है, पूरी पूरी रात जागना पड़ता है इनके लिए। तो और ये जान लीजिए कि ये आपको पूरा कंटेंट दे दिया जाता है। इसके बाद आपको जो भी ऐड करना हो इसी पे आप ऐड कर लीजिए, डेटा वगैरह, और बाकी पॉइंटों की कोई आपको कमी नहीं मिलेगी। और खासकर ऐसे ये परंपरागत टॉपिक हैं, इनमें आपको ज़्यादा डेटा की भी ज़रूरत नहीं होती है, इसके लिए आपको ये इतना पर्याप्त है। और जिन लोगों के पास नहीं पहुंच पा रहा है वीडियो, आप लोग उनको सेंड कर दीजिए, क्योंकि ये आपका भी थोड़ा सा दायित्व बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें यूनिट 11 यूपी में भूमि सुधार एवं इसके प्रभाव, ये आपका यूनिट का सिलेबस है। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं। देखिए भूमि सुधार अब क्या होता है क्या नहीं, ये तो आप बहुत पढ़ चुके हैं, पेपर 1 में भी दिया है आपका, है ना। और ये चीज़ें आपको नेशनल वाले में, ये पेपर 1, 2, 3 में सब कुछ वहीं का उठा के यूपी स्पेशल में रख दिया है। तो भूमि क्या होता है, भूमि में जितनी भी त्रुटियां हैं भूमि से संबंधित, वो चाहे आपके देखें काश्तकारी, बिचौलिया, और ये हमें आज़ादी से बाद का पढ़ना है। आज़ादी से पहले का आप इतिहास में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि कॉर्नवालिस ने जो व्यवस्था लागू की थी, किस तरीके से वो था सिस्टम। तो उसे हम यहाँ नहीं करेंगे, नहीं तो डिटेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हम लोग यूपी के विषय में पढ़ने जा रहे हैं, तो ये आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको मालूम ही होगा। और हम लोग आज़ादी के बाद से इसमें देखने जा रहे हैं। तो आज़ादी के बाद से पहले मालूम होगा जमींदारी व्यवस्था में बहुत सारी कमियां थी, उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए भूमि सुधार आवश्यक थे। तो इसलिए ये देख लेते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। अब भूमि सुधार के अवयव क्या क्या होते हैं पहले ये देख लीजिए। तो देखिए बिचौलियों पहला अवयव है इसमें, बिचौलियों व पट्टों का उन्मूलन करना इसमें ये जरूरी था। और काश्तकारी सुधार जरूरी थे। और इसमें क्या है कि भू संपत्ति जो थी उस पर हदबंदी और अतिरिक्त भूमि का वितरण आवश्यक था। इसमें यही अवयव में आते हैं। चकबंदी होती है इसी के तहत, जैसे बिखरे हुए खेतों को एक जगह बांधना, उन्हें मतलब एक जगह ही उनकी व्यवस्था करना, वही चकबंदी है। और भू अभिलेखों का एकत्रीकरण करना और व्यवस्थित करना उन्हें, क्योंकि ये अभाव था भू अभिलेखों का भी। तो ये भी इसी में भूमि सुधार के ही अवयव में है। इनकी भूमि सुधार के तहत इन्हीं पे काम किया जाता है, और इन्हीं पे किया था आज़ादी के बाद में। तो देखिए आज़ादी के बाद जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो इसी का था, जमींदारी उन्मूलन को लेके। तो यूपी में 1950 में एक अधिनियम बनाया गया था जिसका नाम था यूपी जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950, ये आया था। अब इसमें क्या क्या उद्देश्य थे इसके वो देख लेते हैं। तो उद्देश्य इस कानून के थे कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना, जमींदारों को मुआवजा देकर उनके अधिकारों तथा हितों का अर्पण करना, और साधारण तथा समरूप नातेदारी स्थापित करना। सिकमी, ये जो काश्तकार होते हैं सिकमी पर भूमि उठाने पर रोक लगाना, जो काश्तकारी भूमि होती है उसको उठाने पर रोक लगाना। और ग्राम स्वायत्त शासन का विकास करना, और भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व को धीरे धीरे कम करना, ये भी इसका उद्देश्य था। सहकारी कृषि को बढ़ावा देना। तो ये सारे इसमें इसके जमींदारी उन्मूलन कानून के जो उद्देश्य थे वो ये हैं। आगे देखते हैं इसमें भूमि सुधार आवश्यक क्यों था, क्यों आवश्यक है या उस समय था, अब भी आवश्यकता है इसकी। तो देखिए निर्धन थे वो भूमि का वितरण किया जाता है इसके तहत, और गरीबी निवारण में सहायक होता है ये। कृषि उत्पादकता में वृद्धि होती है, काश्तकारों एवं बकायेदारों के का शोषण से मुक्ति होती है इसमें। तो इसलिए ये आवश्यक था भूमि सुधार करना, क्योंकि आज़ादी से पहले कुछ ही लोगों के पास भूमि संपत्ति थी और बाकी लोग सब काश्तकार के रूप में ही कार्य कर रहे थे। तो इसलिए ये भूमि सुधार आवश्यक थे। उद्देश्य हम लोग आगे देखेंगे इसकी, वो चीज़ें और स्पष्ट होगा आपको। यूपी में भूमि सुधारों की विषय वस्तु क्या थी, तो विषय वस्तु जो थी वो बिचौलियों का अंत करना था, काश्तकारी सुधार करना था। अब काश्तकारी सुधार में क्या क्या आता है, तो देखिए लगान का नियमन करना, काश्तकारी में स्थायित्व लाना, और स्वामित्व संबंधी अधिकार देना, ये थे आपके ये काश्तकारी सुधारों में ये सब थे। और कृषि भूमि का पुनर्गठन इसी विषय वस्तु के तहत ही आएगा, कृषि भूमि का पुनर्गठन। तो इसमें पुनर्गठन में क्या क्या किया गया था, 2 स्तर पे काम हुआ था। पहले पे था खेतों की समस्याओं का समाधान करना, जैसे चकबंदी हो गई, सहकारी कृषि हो गई, लीजिंग जो पट्टे पे भूमि दी जाती थी, इन समस्याओं को समाधान करना। और अगला था इसमें पुनर्संगठन में निर्धन लोगों को भूमि का वितरण करना, इनके भूमि आधिक्य से जिनके पास भूमि नहीं थी उनको भूमि हस्तांतरण करना, एक इसका लक्ष्य था। अब देखिए एक थोड़ा सा फैक्ट है, ये देख लीजिए। बिचौलियों के अंत की जो शुरुआत हुई थी वो सबसे पहले आपकी 1948 में मद्रास से शुरू हुई थी,
और 1972 तक भारत में पूर्ण हो गया था ये बिचौलियों का अंत। ठीक है, तो ये आप कहीं भी डाल सकते हैं इसको। आगे देखते हैं कृषि उत्पादकता में वृद्धि। तो इसको वृद्धि को हम 2 पार्टों में भाग के डिवाइड करके देख सकते हैं, एक तो तकनीकी सुधारों में और एक भूमि सुधारों में। तो भूमि सुधारों में क्या था वृद्धि से, तो देखिए इससे भूमि सुधारों से शोषण को दूर करना, समाजवादी विचारधारा को बढ़ावा देना और लोक कल्याणकारी प्रवृत्ति को बढ़ाना। तकनीकी सुधार में क्या क्या आता है, तो उन्नत बीज, उर्वरक, मशीनें और आधुनिक उपकरण, जैसे तकनीकी में ड्रोन इत्यादि की सुविधाएं अब आप इसमें डाल सकते हैं, है ना। और ये थे सब पूंजीवादी के परिचायक थे, ये पूंजीवादी जो व्यवस्था थी ये उसका परिचायक है तकनीकी सुधार। अब इन दोनों को ही अब देखिए कि दोनों की आवश्यकता किसकी है, आवश्यकता तो भूमि सुधार की भी है और तकनीकी सुधार की भी, क्योंकि यहाँ से उत्पादकता बढ़ेगी, नए नए बीज आएंगे, नई नई तकनीकी आएगी और श्रम में सुधार होगा। और भूमि की जो अब भूमि के स्तर पे सुधार होगा तो जो गरीबी और निर्धनता जो है आपकी उसके उन्मूलन में ये सहायक होंगी चीज़ें। तो आवश्यक तो दोनों ही यही है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में भूमि सुधार की आवश्यकता है। तो ये आप थोड़ा सा कोट कर सकते हैं इस तरीके से बैलेंस बनाने के लिए। अब देखिए एक समिति गठित हुई थी भूमि सुधारों पे, जेसी कुमारप्पा समिति, जिसने कुछ सुझाव दिए थे उनको देख लेते हैं। अब डालेंगे नहीं डालेंगे इसको आप कोट कर दीजिएगा कहीं भी, कि सभी बिचौलियों का उन्मूलन किया जाए, भूमि को बटाई पर देने पर कानूनी रोक लगे, जैसे बच्चों, विधवाओं और जो अपाहिज होते हैं उनको छोड़ के, यानी उनको अपवाद के तौर पर रखा जाए। और 6 वर्ष लगातार जिसने कृषि कार्य किया हो भूमि पे उसको भू स्वामित्व का अधिकार दिया जाए। और काश्तकारों की स्थिति की सुरक्षा की जाए, जो काश्तकारों की पर स्थिति है उसकी सुरक्षा दी जाए उसे, काश्तकारों की आर्थिक सहायता भी की जाए और उचित करों का निर्धारण किया जाए। और यूपी में जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम जो आया था 1950 को भी लागू किया जाए सही से। तो ये इसने सुझाव दिए थे आदि कुमारप्पा समिति ने। अब देखिए इस तरीके से एक ऑपरेशन चला था, ऑपरेशन बरगा, जो काफ़ी फेमस रहा था। कहाँ चला था, पश्चिम बंगाल में। इसी उद्देश्य के लिए ऑपरेशन बरगा चला था, यानी भूमि सुधार से ही संबंधित था ये। यूपी में देखिए, यूपी में भूमि सुधार के क्या उद्देश्य हैं, तो क्या उद्देश्य हो सकते हैं भूमि सुधार के, कि भूमि संसाधनों का उचित और समावेशी व न्यायपूर्ण वितरण किया जाए, व्यापक अंतराल का उन्मूलन किया जाए। जो भी अंतराल है कि एक के पास ज़्यादा हो एक के पास कम हो, तो उस तरीके से जो अंतराल बना हुआ है भूमि का उसमें अंतराल को कम किया जाए या उसका उन्मूलन किया जाए। या स्वामित्व, उत्पादन व वितरण के संकेंद्रण को कम करना भी इसका उद्देश्य है। भूमि की उर्वरता बढ़ाना जिससे कि उत्पादन में वृद्धि हो, सामाजिक न्याय की प्राप्ति करना, भूमि संसाधनों का प्रभावी व कुशलतम उपयोग सुनिश्चित करना। तो ये आपके उद्देश्य है। एक और है इसमें, समस्त संभावित शोषण व अन्याय को समाप्त करना। तो ये थे उद्देश्य। अब आगे देख लेते हैं रणनीति क्या रही है यूपी में भूमि सुधार संबंधी। तो दोहरे स्तर पे रणनीति है, एक तो संस्थागत स्तर पे संस्थागत सुधार क्या क्या किए और तकनीकी सुधार क्या क्या हुए। संस्थागत में तो देखिए हम लोग देख ही चुके हैं, यूपी में कानून बना था ये यूपी जमींदारी उन्मूलन एवं भू सुधार अधिनियम 1950, और काश्तकारों को भू हस्तांतरण, हदबंदी, चकबंदी, सहकारी कृषि, ये सब संस्थागत स्तर पे हुए रणनीतिक प्रयास। तकनीकी स्तर पे क्या क्या हुए, तो उन्नत बीजों का वितरण हुआ है, कृषि का मशीनीकरण में वृद्धि हुई है, अच्छी भंडारण सुविधा में वृद्धि हुई है, बेहतर सिंचाई व्यवस्था की हुई है व्यवस्था। अगला देखिए प्रभाव इनके क्या क्या पड़े हैं। प्रभाव इसके भूमि सुधार के तो पॉजिटिव है और कुछ नेगेटिव है। तो पॉजिटिव में क्या क्या रहा है कि जमींदारों का उन्मूलन हो गया, बिखरी जोतों का एकत्रीकरण हो गया, काश्तकारी नियमों में सुधार हुआ, जैसे मौखिक काश्तकारी पर नियंत्रण लगा, सिंचाई युक्त भूमि की मात्रा में वृद्धि हुई। और नेगेटिव में देख लीजिए, कुछ क्षेत्रों में तो भू सुधार लागू हुआ परंतु कुछ क्षेत्रों में अप्रभावित रहा, जिससे क्या हुआ, क्षेत्रीय आधार पर विषमता उत्पन्न हुई। जैसे देखेंगे पश्चिमी यूपी में तो अच्छा काम किया है, वहाँ पे तो ये इस भूमि सुधार का अच्छा काम हुआ है, लेकिन वहीं पूर्वी यूपी और बुंदेलखंड रीजन वगैरह को देखेंगे तो यहाँ पे काम नहीं हुआ। इससे क्या हुआ है कि जो क्षेत्रीय विषमताएं वो जन्म लिए हैं, और जिससे क्या हुआ है, जो क्षेत्रीय विषमताओं से असंतोष बढ़ा है और नक्सलवाद का प्रसार हुआ है। यूपी के दक्षिणी भागों में देखेंगे नक्सलवाद का यहाँ पे प्रसार हुआ है। कौन कौन से जिले हैं, सोनभद्र है, मिर्जापुर है, चंदौली है, ये 3 जिलों में नक्सलवाद ज़्यादा यहाँ पे प्रभावित है।
और ग्रामीण क्षेत्रों में असंतोष देखने को मिला है। तो इससे और भी जो भी आपको दिखाए वो पॉइंट यहाँ डाल सकते हैं नेगेटिव प्रभाव में और पॉजिटिव में। देखिए राज्य में जो है 85% से अधिक कृषक लघु व सीमांत श्रेणी के कृषक हैं। तो ये डेटा को इंट्रोडक्शन में या वैसे कहीं कोट कर दीजिए। अब देखते हैं कुछ चुनौतियां रही हैं, वो क्या क्या चुनौती हैं इनके सामने चुनौतियां। तो चुनौतियों को विभिन्न स्तरों पे देख लेते हैं। जितने भी अवयव देखे थे उन अवयवों के स्तर पे जमींदारी उन्मूलन में क्या क्या चुनौतियां रही हैं। तो देखिए इसमें जमींदारों का नौकरशाहों से गठजोड़ रहा है, इसलिए ये उन्मूलन में चुनौती थी। जमींदारों का राजनेताओं के साथ गठजोड़, भूमि को निकटस्थ संबंधी जो होते थे उनके नाम कर देना, पुनः अवैध कब्जा कर लेना, जैसे देने के बाद अपने प्रभाव को दिखा के जमींदार या जो भूस्वामी थे वो अपने प्रभाव के माध्यम से उन पर पुनः कब्जा कर लेते थे। संपत्ति के अधिकार के आधार पर मुकदमेबाजी में फंस जाना, जिससे कि विलंब होना। तो ये चुनौतियां थी। एक और है कि 1950-60 के दशक में अब देखेंगे कि भू अभिलेखों का अभाव था, क्योंकि सरकार के पास भी सही डेटा नहीं था किसके पास क्या है। तो ये भी समस्या थी, चुनौती थी। चकबंदी में देखिए क्या क्या चुनौतियां थी। तो बड़े भूस्वामियों द्वारा असहयोग किया गया, सरकार के व्यापक व्यय की संभावना बढ़ी और ग्रामीण जागरूकता का अभाव था और भूमि के प्रति भावनात्मक लगाव देखा होगा। तो उससे चकबंदी जो होने में समस्या हुई, भावनात्मक लगाव से अपनी भूमि पे को एकत्रित करने में समस्या हुई और भू अभिलेखों का अभाव था, जिससे वास्तविक जानकारी का नहीं मिल पाई, है ना। तो इसका अभाव हो गया। अब हदबंदी में देख लेते हैं क्या क्या चुनौतियां थी। तो मुकदमेबाजी की बहुलता हो गई इससे, हदबंदी से, और व्यक्तिगत स्तर पर लागू करना इसको, जो भूमि सुधार थे या हदबंदी थी इनको व्यक्तिगत स्तर पर लागू किया गया, जिससे बेनामी हस्तांतरण में वृद्धि हुई। परिवार की परिभाषा थी वो अस्पष्ट थी, वहां पे परिभाषा भी स्पष्ट नहीं थी। और कुछ काश्तकारी सुधारों में देखें चुनौतियां क्या थी। तो काश्तकारी सुधारों में जो थे काश्तकार वो मौखिक रूप से कार्य करते थे, तो मौखिक काश्तकारों की बहुलता थी। तो कुछ लिखित में तो था नहीं, और कानून चलता है लिखित के आधार पर, तथ्य नहीं होंगे तो आप कौन जीत जाएगा। जमींदारों के पक्ष में निर्णय चला जाता था। और कानून लागू करने में अत्यंत देरी हो जाती थी, क्योंकि लागू होते होते लोग अब जो भी नियम थे उनको जान जाते थे और उसके बाद उनके अनुसार अपना बचाव कर लेते थे। अब देखते हैं एक यूपी में एक पोर्टल है यूपी भूलेख पोर्टल, यूपी राजस्व बोर्ड द्वारा बनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है। तो सामाजिक सौहार्द मजबूत करना, विवादों के दृष्टिगत पारदर्शिता सुनिश्चित करना, भूमि से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराना, फर्जी लेन देन पर रोक लगाना। तो ये इसके उद्देश्य हैं भूलेख पोर्टल के। और इसके पॉजिटिव देख लीजिए क्या क्या है सकारात्मक बिंदु। विवादित जमीन जो होती है प्लॉट की जानकारी मिल जाती है इससे, क्योंकि पोर्टल पे मौजूद रहेगी डिटेल। तो ये जो बेनामी संपत्ति इधर उधर हो जाती है उस पर रोक लग जाएगी। प्लस कुछ लोग गलत फंस जाते हैं कागजों के अभाव में, या वैसे गलत जमीन दिखा के दूसरे को बेच दी जाती है। तो उससे यहाँ पे क्या होगा, बचाव होगा इसकी जानकारी मिलने से। शत्रु संपत्ति का विवरण मिल जाएगा यहाँ पे, और प्रत्यक्ष संपत्ति की जानकारी मिलेगी। भूखंड या गाटा जिसे बोलते हैं कि बिक्री की स्थिति का पता लग सकता है कि बिकी है या किसके नाम है। खसरा खतौनी को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। जमीन में गैर हस्तांतरणीय भूमि की जानकारी मिल सकती है, जैसे गैर हस्तांतरणीय भूमि क्या बोली जाती है कि तालाब है भूमि पे कि नहीं है, ग्राम सभा के नाम तो नहीं है, तो इत्यादि जो होते हैं वो गैर हस्तांतरणीय भूमि की जानकारी भी आसानी से मिल जाती है। तो इसे किसी के नाम नहीं कर सकते हैं। अब देखिए कुछ नेगेटिव पक्ष भी है इसके, जैसे कोई गलत जानकारी अपलोड हो जाने पर सुधार का विकल्प नहीं दिया गया भू अभिलेख पोर्टल में। अक्षांशीय व देशांतरीय स्थिति की जानकारी इसमें नहीं दी गई है। तो ये इसकी कुछ नकारात्मक पक्ष भी है भूलेख पोर्टल के। इसको भी आप डाल दीजिए कहीं। ये विरासत अभियान जो चलाया है मुख्यमंत्री द्वारा चलाया गया था कुछ समय पहले, तो ये विरासत अभियान इसी से संबंधित है। तो आप अभी के वर्तमान उसमें दिखा सकते हैं इसको, विरासत अभियान को, कि वर्तमान में सरकार जागरूकता के लिए ये भी कार्य अभियान वगैरह चलाती रहती है। तो इस वीडियो में इतना ही है। तो ये आपका हो गया भूमि सुधार, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिए। और देखिए अब जल्दी ही इसको फिनिश करने के बाद आप ये कमेंट में और बताइए कि इसके बाद आप क्या चाहते हैं, जैसे पेपर 5th और 6th के बाद। तो उसकी हम लोग अच्छे से अभी से तैयारी शुरू करेंगे, तो जाके वो डिसाइड होने में हमें फ़ायदा देगा कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। उसके बाद मेंस देखिए अभी आपका अगस्त में होगा जो एग्ज़ाम है, जुलाई लास्ट में या अगस्त 15 तक सुनने में आ रहा है, 15 अगस्त तक जाएगा। तो फिर तो अभी पीटी पे ज़्यादा फोकस करना सही नहीं है। पीटी के लिए आप निश्चिंत रहिए, हम लोग 2 महीने पहले से इतना बढ़िया लेवल पे करेंगे तैयारी कि पीटी की समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। तो मेन सब अगर आपने अभी कवर कर लिया, क्योंकि ज़्यादातर लोग नहीं पढ़ रहे हैं,
तो वो अगर कवर कर लिया आपने तो आपको लीड मिल सकती है। तो जो भी इस चैनल से जुड़ेंगे उनको एक जो भी जानकारी रहेगी हर चीज़ की, उसी के हिसाब से हम लोग आगे अपना सिलेबस को सेट करेंगे और उसी पे चलेंगे। ठीक है, और कोई भी सुझाव हो वो कमेंट में आप दे दीजिए। इसमें इतना ही है, थैंक यू।